हेलो गाइस, तो आज हम इस वीडियो में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हड़प्पन सिविलाइजेशन को रीड करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री का। तो इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर के जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में है और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर को मैं बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको उसकी हेडिंग को समझना होगा। जब आप किसी भी चैप्टर की हेडिंग को समझ लेते हैं, हेडिंग आपके माइंड में जब क्लियर हो जाती है, हेडिंग का मतलब क्या चीज़ है, तो वो चैप्टर 50 to 60% वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की हेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हेडिंग में हमारे पास है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये हमारे पास हेडिंग है। अभी हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये हड़प्पा क्या चीज़ है, और दूसरी चीज़ हम ये समझेंगे कि सभ्यता क्या चीज़ है। तो हड़प्पा समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर सभ्यता का क्या मतलब होता है, आखिर ये सिविलाइजेशन का मतलब क्या चीज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हम समझेंगे हड़प्पा क्या चीज़ होता है। तो देखिए बच्चे, ध्यान रखिए, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। सभ्यता जो वर्ड है वो सभ्य से आया हुआ है, मतलब कि सिविलाइजेशन जो वर्ड है वो सिविलाइज से आया हुआ है। अब ये सिविलाइज्ड का मतलब क्या चीज़ होता है। अगर हम लोग बात करें कि आज से 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, जब प्राचीन समय में जब इंसानों का उदय हुआ था धरती पर जब इंसान आए थे, तो क्या उन इंसानों को आप सिविलाइज्ड कह सकते हो? उन इंसानों को हम लोग सिविलाइज्ड नहीं कह सकते। उन इंसानों को हम सिविलाइज्ड क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस समय के जो इंसान थे उनका ना रहने सहने का सही तरीका था, ना खाने पीने का सही तरीका था, ना उनके पास कोई कल्चर था, ना उनकी कोई भाषा थी, ना उनकी कोई, एक तरीके से हम बात करें कि ना वो रहना सहना जानते थे, किसी भी तरह की उनको नॉलेज नहीं थी। ठीक है, वो प्रॉपर वैसे एक इंसान तक नहीं बने थे, इस वजह से हमको सिविलाइज नहीं कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज के जो मनुष्य हैं, आज के मनुष्यों को हम सिविलाइज्ड क्यों बोलते हैं, सभ्य मनुष्य क्यों बोलते हैं, सभ्य मनुष्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो सोच सकता है, आज उसके पास फैमिली है, आज उसके पास कल्चर है, वो अपने कल्चर को फॉलो करता है, अपने रिलीजन को फॉलो करता है। आज वो प्रॉपर, एक तरीके से हम बात करें, एक पॉलिटिकल क्राइटेरिया के अंदर, एक पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर, एक सोशल कंडीशन के अंदर अपनी लाइफ को व्यतीत करता है। यानी सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें कि पहले के जो इंसान थे उसे हम सभ्य इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनके पास जीवन जीने का एक सही तरीका नहीं था। ठीक है, जबकि आज के इंसानों को हम सभ्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास जीवन जीने का एक सही तरीका है। ठीक है, तो सिविलाइज्ड का मतलब यही चीज़ होता है। हम लोग अब हम बात करते हैं कि ये सिविलाइज्ड मतलब होता है, इसमें हड़प्पन को एक सिविलाइजेशन क्यों कहा गया था? क्योंकि हड़प्पन को एक सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया था क्योंकि जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी, ये पहली ऐसी भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी जिसमें ऐसा पाया गया कि लोग एक सभ्य समाज में रह रहे हैं। मतलब लोगों का रहना सहना, लोगों के जीने का तरीका, लोगों का कल्चर, वहाँ के जिस भी कंडीशन में वो रह रहे थे वो एक सभ्य समाज में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, इसी वजह से उसको एक सभ्य समाज कहा गया था, हड़प्पा को। अब हम बात करते हैं कि ये हड़प्पा क्या चीज़ है। ठीक है, और इसको हम सभ्य हड़प्पा क्यों कहते हैं, कि मतलब कि वहाँ के लोग इतने सभ्य कैसे थे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले हड़प्पा की कहानी को समझते हैं कि आखिर ये हड़प्पा क्या चीज़ थी। तो हड़प्पा की हम बात करते हैं तो बच्चों ये बात है 1856 की, 1856 की बात है कि पंजाब जो है, पंजाब यानी देखो आज तो हमारा पंजाब, जिस पंजाब में हम रह रहे हैं ईस्टर्न पंजाब है, लेकिन 1856 तक, यानी हमारे जो हम बात करें कि 1947 से पहले जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो उस समय जो जो पाकिस्तान में पंजाब है और आज का जो हमारा भारत में जो पंजाब है, ये दोनों पंजाब एक ही थे। तो क्या हो रहा था, 1856 में पंजाब में एक रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, और वो रेलवे लाइन का जो कंस्ट्रक्शन है वो लाहौर से लेकर मुल्तान सिटी के बीच में चल रहा था। ठीक है, तो क्या चीज़ हुआ,
वहाँ पे रेलवे लाइन का जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ जो इंजीनियर्स लगे हुए थे, जो रेलवे लाइन्स का कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, उन्हें क्या मिला, वहाँ पे कुछ ईंटों के ढेर सारे अमाउंट ऑफ ब्रिक्स मिले, मतलब ईंटों का ढेर सारा टुकड़ा मिला। और मतलब कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे ढेर सारे ईंटों के टुकड़े मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ईंटों के टुकड़े वहाँ पे मिले। तो उन्होंने क्या किया, जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें वगैरह यूज़ करनी थी वो दूसरी जगह से मंगाने के सिवा उन्होंने क्या किया, वहाँ से जितनी ईंटें मिलती जा रही थी उसका वो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने लग गए थे, ठीक है। अब इतनी भारी भरकम मात्रा में ईंटें वहाँ पे मिल रही थी, प्लस वो जो ईंटें थी वो नॉर्मल ईंटों की तरह नहीं थी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी, ठीक है, पकी हुई ईंटें थी। सो क्या चीज़ हुआ, धीरे धीरे ये बात जब ब्रिटिशर्स को पता लगी, ब्रिटिशर्स को क्यों, क्योंकि उस समय तक हमारा जो देश था ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगी तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि दाल में कुछ काला है, मतलब उन्हें ये बात नॉर्मल नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत इस जगह की एग्जीबिशन करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमसे काफ़ी समय से छुपा हुआ है। उन्होंने क्या किया, तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह को बुलाया और इस जगह की क्या करवाई, खुदाई करवानी शुरू कर दी। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या चीज़ होता है, आर्कियोलॉजिस्ट हम उससे बोलते हैं जो पुरानी चीज़ों की, पुरानी बिल्डिंग्स की, जो भी चीज़ें बहुत पुरानी होती है, प्राचीन समय की होती है, उसकी स्टडी वगैरह करते हैं, उसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलो, तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और इस जगह की खुदाई करवानी शुरू की थी। और क्या चीज़ हुआ, इस जगह की जब खुदाई करवाई गई तो यहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से हैरान रह गए। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये प्रूफ किया कि ये जो जगह है, ये जो जिस जगह मतलब ईंटें वगैरह मिले, ये जो जगह है ये आज नहीं, ये बहुत ही पुरानी जगह है। आज से हम बात करें तो ये अराउंड 7000 ईयर्स पुरानी जगह है। मतलब कि इससे जो पूरी साइंस था, जो पूरे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, वो पूरी तरीके से हैरान रह गए। वो बोले कि कोई मामूली जगह नहीं है, पूरी तरीके से एक सभ्यता थी यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पूरी तरीके से सभ्यता थी वहाँ पर। सो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर यहाँ पर जो पीरियड है ये आज से 7000 साल पहले का, ये एक पूरी तरीके से एक सभ्यता का जन्म हुआ था। अब देखो, अब उसी समय से क्या हुआ, वहाँ की कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस की, पूरी जगहों की क्या खुदाई करवानी शुरू की दी और समय समय पर बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट आए और जिनके निगरानी में यहाँ पे खुदाई करवानी शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से किस जगह का जन्म हुआ, हड़प्पा जगह का जन्म हुआ। तो सबसे पहले जिस प्लेस की खोज की गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उस जगह का नाम हड़प्पा था। इसी वजह से इस जगह के नेम से ही इस सिविलाइजेशन को क्या कहा जाने लग गया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाने लग गया था। मगर ये बात अब समझो, हड़प्पा केवल एक जगह का नाम था जहाँ पर उस चीज़ की खोज की गई थी। हड़प्पा के अलावा कई सारे और जगहों की भी खोज की गई थी और वहाँ पे खुदाई की गई थी, मगर सबसे फेमस हड़प्पा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहली जगह हड़प्पा बनी थी, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस पिक्चर को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो पूरी कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई थी। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो तो जैसे ये भारत की ये 4 दिशाएं हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऊपर वाला हमारे पास नॉर्थ है और नीचे वाला हमारे पास साउथ है। तो अगर हम ईस्ट से बात करें तो ईस्ट से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये मेरठ तक फैली हुई है। मेरठ, जिसे आज आप प्रेजेंट समय मेरठ बोलते हैं ना, जो कि उत्तर प्रदेश में, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मेरठ तक ईस्ट में फैली हुई थी। वेस्ट में ये बलूचिस्तान तक फैली थी, बलूचिस्तान जो आज के समय में पाकिस्तान में है वहाँ तक फैली हुई थी ये वाली प्लेस। और उसके बाद हम नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में ये कश्मीर तक फैली हुई थी और साउथ में महाराष्ट्र तक तो फैली हुई थी। यानी अगर इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें आपस में तो ये पूरी तरीके से आप देखो एक डायमंड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। तो ये जो पूरी बीच की जगह है, ये पूरी बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। यानी पूरी हड़प्पा जो सभ्यता थी इस जगह पे फैली हुई थी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हम आगे बात करते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो आज के प्रेजेंट समय के पाकिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और अफगानिस्तान तक ये जगह फैली हुई थी। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता कोई आज की सभ्यता नहीं है, आज से 7 से 8 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है और इससे हमें जो जो चीज़ें मिली वो आज भी साइंस को, आज भी आज के प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी को हैरान कर देने वाली है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आखिर हड़प्पा सभ्यता इतनी खास क्यों और इतना ये चर्चे में क्यों रहती है, ठीक है। आगे हम इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि
जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी टाउन प्लानिंग किस तरीके से, अगर जो शहर का नियोजन किस तरीके से हुआ करता था, तो आज से 7,000 पहले की जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसके जो शहर थे, वो जो सभ्यता थी पूरी आज के मॉडर्न टाइम सभ्यता की जैसी थी। जैसे आप देखते हो ना आज के मॉडर्न टाइम में हमारे घर किस तरीके के होते हैं, आज के हमारे मॉडर्न टाइम में जो घर होते हैं मल्टी स्टेयर्स के होते हैं, मल्टी फ्लोर्स के होते हैं। जैसे कि आप देखो कि एक फ्लोर नीचे होता है हमारा, उसके ऊपर एक फ्लोर होता है और कई बार उसके ऊपर भी एक फ्लोर होता है, ठीक है। इस तरह के आज हमारे मॉडर्न टाइम के घर बनते हैं पक्की ईंटों से, तो उस समय के भी जो घर हुआ करते थे वो पक्की ईंटों से ही बने हुए थे। तो ये चीज़ क्या देखिए, ये चीज़ ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया कि आज से 7 से 8,000 साल पहले की जो सभ्यता थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस कैसे हो सकती है, आज की मॉडर्न समय की जितनी ही एडवांस उस समय की सभ्यता कैसी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो अनोखी बात होगी। अब देखो वहाँ के जो शहर थे, वहाँ के शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था वेस्टर्न और एक पार्ट था ईस्टर्न, ठीक है। अब ये वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट क्या चीज़ था, वहाँ के शहरों को क्यों डिवाइड किया गया था। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते कि जो वेस्टर्न पार्ट था, सॉरी, जो हमारे पास 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट था वेस्टर्न और एक पार्ट था ईस्टर्न। जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट जो था वो स्मॉल था, काफ़ी छोटा एरिया था बट हायर, मगर ये ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है। जबकि ईस्टर्न पार्ट था वो लार्जर था, काफ़ी बड़ा एरिया था, और जबकि वो लोअर पार्ट पे स्थित था। तो इससे क्या पता लगता है हमें, इससे ये पता लगता है कि जो पार्ट ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला पार्ट ऊंचाई पर स्थित था, ठीक है, तो ऐसा माना जाता था कि ऊंचाई पर स्थित था और ये छोटा भी था। इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि अमीर लोग रहते हो, ठीक है, जबकि जो नीचे वाला पार्ट था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और नीचे साइड स्थित था, तो ऐसा माना जाता था यहाँ पे साधारण लोग रहते थे, ठीक है। ऊंचाई वाले पार्ट पे अमीर लोग रहते थे और नीचे वाले पार्ट पे साधारण लोग रहा करते थे, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे शहर की जो खोज हुई थी ऐसा हमें पता लगता है, ठीक है। अब देखो जो ऊंचाई वाला पार्ट था उसको सिटाडेल के नाम से जाना जाता था, जबकि जो नीचे वाला पार्ट था उसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके की वहाँ की स्थिति थी। अब देखो हड़प्पा में कुछ इंपॉर्टेंट शहर की एग्जीबिशन की गई थी। वैसे तो बहुत सारे जगहों की हड़प्पा सिविलाइजेशन में एग्जीबिशन की गई, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह थी उसके बारे में क्लास 6 की जो पंजाब स्कूल एजुकेशन की बोर्ड है उसमें आपको स्टडी करना है। जैसे सबसे पहले जिस प्लेस की खोज की गई थी, जिस प्लेस की खुदाई की गई थी वो थी हमारी हड़प्पा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि हड़प्पा नामक जगह की खोज सबसे पहले की गई थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिली, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हड़प्पा नामक स्थान है ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। मोंटगोमरी नामक स्थान जो कि आज के समय में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में ये स्थित है, ठीक है। और ये रावी नदी के किनारे है। अब देखो रावी नदी के किनारे, और इसकी जो एग्जीबिशन की थी, इसकी जो खुदाई की गई थी 1921 में की गई थी, और इसके एग्जीबिटर कौन थे, उत्खनन मतलब किन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी, वो दयाराम साहनी जी ने करवाई थी। चलो ये सब बात तो अलग की रहेगी। आखिर ये हड़प्पा से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली थी। देखो सबसे पहले हड़प्पा की जब खुदाई करवाई गई थी तो वहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिले थे। ग्रेनरीज मतलब अनाज वगैरह के जो स्थान होते हैं, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, इस तरीके के मिले थे, ठीक है। अब ये ग्रेनरीज से हमें क्या पता लगता है, ग्रेनरीज से हमें ये चीज़ पता लगती है कि यानी ग्रेनरीज वहाँ पे मिले, यानी कि जो अनाज रखने का स्थान होता है, जो गोदाम वगैरह होते हैं, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिली। इसका मतलब ये है कि अनाज रखने के गोदाम थे, इसका मतलब ट्रेड वगैरह हुआ करता होगा, ठीक है, यानी व्यापार वगैरह हुआ करता होगा। व्यापार अगर नहीं होता, लोग अपने व्यापार वगैरह नहीं होता, इतने बड़े बड़े ग्रेनरीज वगैरह होने ही नहीं चाहिए थे, ठीक है, हमें ये चीज़ पता लगती है। इसके अलावा हमें क्या चीज़ वहाँ पे मिली, वहाँ पे हमें कॉफ़ीन मिली, कॉफ़ीन बोरियल, यानी कि जिसमें लोगों की लाशों को जिस ताबूत वगैरह में रखा जाता है वो ताबूत मिला, ठीक है। अब ताबूत मिला ये तो चलो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि नॉर्मल हो सकता है, मगर उन ताबूत के अंदर, उन ताबूत के आसपास जो जो चीज़ें मिली वो चीज़ें साइंटिस्ट को हैरान कर देने वाली थी, ठीक है। अब वो कॉफ़ीन में क्या हुआ, उस कॉफ़ीन में ह्यूमन की स्केलेटन के साथ साथ कुछ और भी अलग अलग चीज़ें मिली। जैसे कि क्या क्या चीज़ें मिली, डॉग के बरियल्स भी उसमें मिले, कि डॉग के जो कंकाल थे वो भी मिले। इसके अलावा कुछ मटके वगैरह भी कॉफ़ीन के आसपास रखे हुए मिले। अब देखो ये चीज़ें हैरान इस वजह से करती है, ये 1 या 2 कॉफ़ीन में ऐसी चीज़ें नहीं मिली। जितनी भी कॉफ़ीन्स
हड़प्पन सिविलाइजेशन में खुदाई के बाद निकाली गई थी, उन सभी कॉफिन्स में ये जो चीज़ थी बिल्कुल कॉमन थी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ें कैसे हैरान कर देने वाली है। इससे हमें और क्या चीज़ जानने को मिलता है, इससे हमें ये पता लगता है कि कॉफिन में जो स्केलेटन था, इंसानी स्केलेटन था, उसके साथ डॉग का स्केलेटन भी मिला। ठीक है, डॉग का भी कंकाल मिला। तो इससे हमें ये चीज़ पता लगता है कि हाँ, उस समय जो डॉग एक इम्पॉर्टेंट एनिमल हुआ करता होगा, यानी कि डॉग को इंसानों का एक पालतू जानवर माना जाया करता होगा। और हमें इससे ये भी पता लगता है कि जब इंसान वगैरह की डेथ होती होगी उस समय, तो उसके साथ डॉग को भी दफन कर दिया जाता था। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, साइंटिस्ट ने इस बात को नकार दिया। इसमें क्या क्वेश्चन उठता है? क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो किसी ह्यूमन की उस समय डेथ हुई, ठीक है, तो ह्यूमन की डेथ हुई, अब उसका जो पालतू जानवर डॉग है, क्या उसको भी मार के उसी के साथ दफना दिया जाएगा? तो साइंटिस्ट ने इस बात को गलत साबित किया। गलत क्यों साबित किया? उन्होंने बोला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सभ्य थे, और किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की हरकत तो की नहीं जा सकती। ठीक है, अगर डॉग उनका प्रिय जानवर था तो उसको दुख क्यों देंगे, उसे मार के क्यों किसी के साथ, इंसान के साथ दफना देंगे? सो साइंटिस्ट ने ऐसा क्लेम किया कि जो मान लो कि यहाँ पर किसी इंसान की ताबूत है, ठीक है, किसी इंसान की कब्र है, तो ऐसा माना जाता था कि उनका जो पालतू जानवर डॉग होता था, जब उसकी डेथ वगैरह हो जाती थी तो उसके साथ में ही, उस इंसान की कब्र के साथ में ही उसकी कब्र क्या कर दी जाती थी, डॉग की कब्र भी बना दी जाती थी, ताकि क्योंकि वो डॉग उनका पालतू जानवर हुआ करता था, इस वजह से। ठीक है, सो देखो ये चीज़ हमें जानने को मिलती है। इसके साथ और हमें क्या मिलता है? इसके साथ हमें जो मटके वगैरह मिलते हैं कब्र के साथ, मटके वगैरह में पानी वगैरह, कुछ अनाज वगैरह रखा हुआ करता होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जादू टोने टोटके में भी विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी आज की तरह वो जो सिविलाइजेशन थी उसमें भी जादू टोने टोटके वगैरह जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती थी। वरना आखिर कौन रखेगा इस तरीके से कि किसी इंसान की डेथ हो जाती है उसके साथ डॉग वगैरह रखना और मटके वगैरह रख देना। ठीक है, ये चीज़ें तो ऐसे नहीं हो सकती ना कोई अंधविश्वास पे वो विश्वास करते होंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई ना। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है जो कि आज के साइंटिस्ट को हैरान कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन मिले, कई सारे और शहरों की खोज हुई थी जिसको बाद में एग्जीक्यूट किया गया और बाद में डिटेल में उसकी स्टडी की गई थी। ठीक है, तो ये थे तो कुछ इंपॉर्टेंट जगह हड़प्पा के बारे में। अब देख सकते हो अब हम नेक्स्ट जो टाउन की एग्जीबिशन किया गया था वो टाउन था मोहनजोदारो। ठीक है, अब ये कहाँ पर था? मोहनजोदारो आज के समय में सिंध में, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदारो की जो एग्जीबिशन की गई थी तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिली थी, ग्रेट बाथ देखने को मिली थी। ठीक है, ग्रेट बाथ यानी ये जो आप तस्वीर देख रहे हो ये चीज़। अब देखो ग्रेट बाथ देखने को मिली तो इससे साइंटिस्ट को और हैरानी पैदा हुई कि आखिर ये ग्रेट बाथ उस समय ये क्यों बनाई गई होगी। पहले तो साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है ये जो ग्रेट बाथ है, ठीक है, ये शायद राजा का, मतलब एक तरीके से मान ले कि राजा का दरबार हुआ करता होगा। ठीक है, जो सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पे राजा का सिंहासन वगैरह लगता होगा और यहाँ पे साइड साइड में मंत्री वगैरह बैठे हुआ करते होंगे और यहाँ पे सभा हुआ करती होगी। मगर बाद में साइंटिस्ट ने इस बात को नकार दिया कि नहीं, ये नहीं सही हो सकता, क्योंकि देखो इस ग्रेट बाथ के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी मिला गया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी मिला। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि यहाँ पे नीचे पानी के निकास के लिए नाले वगैरह भी दिखाए गए थे अंदर से, कि नाले वगैरह निकले जिससे इसके अंदर का पानी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने इस बात को नकार दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने बोला नहीं, यहाँ पे दरबार वगैरह नहीं, ये एक तरीके से हम बात के स्विमिंग पूल की तरह था। ठीक है, क्योंकि किसी भी दरबार में पानी के निकास के लिए नाले वगैरह क्यों लगाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमें पता लगा कि हाँ, ये एक तरीके से ग्रेट बात था और यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह उतर के नीचे जाया जा सकता था। ठीक है, और यहाँ पे पानी निकलने की भी रास्ता था। तो इससे क्या हमें पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि लोगों को, उस समय के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, उनको ड्रेनेज सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, मतलब कि पानी का निकास किस तरीके से किया जाए। आज के समय में आप देख रहे हो ना कि मॉडर्न टाइम्स में क्या होता है, लोगों के जो घरों का पानी होता है वो ओवरऑल हर एक घर के पानी बाहर निकल के, जो गली में बाहर नाले वगैरह लगे हुए होते हैं, आपके घर के पाइप का कनेक्शन नालों में होता है और जो नाले वगैरह गली के होते हैं उसका कनेक्शन किसी बड़े ड्रेनेज सिस्टम से होता है, बड़े नाले से होता है, और एंड में उसका निकास किसी बड़े नदी या फिर समुद्र वगैरह में कर दिया जाता है। इसी तरीके से तो है ना। तो सोचो, ये चीज़ हैरानी पैदा करने वाली है कि आज से अगर हम बात करें 7 से 8,000 साल पहले कोई सभ्यता जो इतनी ज़्यादा सभ्य कैसे हो सकती है, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से वो इस चीज़ ने हैरान कर दिया। अब मैं इस चीज़ को थोड़े से आपको
एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरीके से वो हुआ करते थे। अब देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि उनका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ठीक है, पानी के निकास का तरीका। अब आप देख रहे हो ये चीज़ है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता, ये पूरी ये जो एरिया पूरा हड़प्पा सभ्यता है। अब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी टाउन्स थे, उन टाउन्स में क्या पाया गया कि सभी के घरों का जो पानी था वो क्या हो रहा था, सभी के घरों का पानी नॉर्थ साइड में इस तरीके से, मतलब कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में क्या किया गया था, उनके घरों के पाइप के पानी को बाहर निकाला गया था। मतलब हर एक घरों के पानी को इस तरीके से इस डायरेक्शन में बाहर निकाला गया था। और सभी के घरों के पानी को जब बाहर निकाला गया था, जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहाँ पे कुछ घर वगैरह हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ घर वगैरह हैं, ठीक है, और घरों के बाहर क्या लगाए हुए, नालियों वगैरह लगाई गई। यहाँ पे घरों के बाहर नालियाँ वगैरह लगाई हैं। उन नालियों के पानी को, सबके घरों की नालियों के पानी कनेक्ट थी और बाहर आके किसी बड़े ड्रेनेज में मिल जा रही थी, और वो बड़े ड्रेनेज से क्या आ रही थी और उसे आगे लेके जाया जा रहा था, ठीक है। अब देखो, सभी के घर के पानियों को क्या इस दिशा में लेके आया जा रहा था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम, और अंत में उसे अरब सागर में छोड़ दिया जा रहा था। मतलब इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि वो लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें भी पता था कि नाले वगैरह का जो पानी है वो उसे किस दिशा में छोड़ना चाहिए और किस तरीके से बनाना चाहिए। उनके जो घर वगैरह के स्लोप वगैरह थे, जो पानी वगैरह बाहर निकलने का रास्ता था, वो भी क्या था, वो भी हम बात करें तो एकदम स्लोपिकल था। मतलब एकदम स्लोप में वो चीज़ आई थी पानी, ताकि आसानी से बह के सही दिशा में बह जाए, ठीक है। तो सोचो, ये चीज़ें आज से 7-8 हज़ार साल पहले लोगों के माइंड में आई, ये हैरानी पैदा करने वाली बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके अलावा और हमें क्या हड़प्पा सभ्यता में मिला, इसके अलावा हमें हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी मिली, यानी कि अनाज को रखने वाले गोदाम्स वगैरह मिले, ठीक है। तो गोदाम वगैरह से हमें क्या समझ में आया, हमें ये चीज़ें समझ में आई कि उस समय व्यापार वगैरह भी हुआ करता होगा। इसके अलावा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बियर्डेड मैन और टेराकोटा टॉयज, बुल सील्स, पशुपति सील, 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामियन टाइप, अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ, ये सारी चीज़ें मिली। अब ये सारी चीज़ें देखो, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक डांसिंग गर्ल की सील मिली, ठीक है, और एक बियर्डेड मैन मिला, मतलब कि दाढ़ी वाला आदमी मिला। अब देखो, ये चीज़ हमें हैरानी कैसे पैदा करती है। देखो, पहले दाढ़ी वाला आदमी मिला, ठीक है, इस दाढ़ी वाले आदमी को देखकर हमें ये चीज़ पता लगता है कि उस समय हम कि जो मूर्तियाँ वगैरह थी, मूर्तियाँ वगैरह बनाने का ट्रेंड चल चुका था। मतलब कि उन लोगों को मूर्तियाँ वगैरह कैसे बनाई जाती है, इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी। इससे हमें पहले ये चीज़ पता लगती है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता लगती है कि देखो, आप इसकी ये चीज़ देखो, इसकी जो मूर्ति है, इनकी जो इसकी मूर्ति पे कुछ, ये देखो आप डिज़ाइंस वगैरह देख रहे हो, ये हो सकता है किसी कपड़े का डिज़ाइन वगैरह हो, मतलब इन्होंने कोई कपड़े वगैरह पहने और उसकी डिज़ाइन को बनाया गया। तो इससे हमें ये चीज़ पता लगता है कि उस समय भी कला विकसित हो चुकी थी। मतलब कि कपड़े वगैरह जो थे वो उस समय भी, हम बात करें, कॉटन वगैरह आ चुका था, ठीक है, ये चीज़ हमें पता लगती है। इसके अलावा डांसिंग गर्ल को देखकर हमें ये सारी बातों के बारे में पता लगता है कि उस समय हाँ कला, डांस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह का भी जो निर्माण था वो हो चुका था उस समय, ठीक है। तो हमें ये चीज़ पता लगती है इन मूर्तियों वगैरह को देखकर। इसके अलावा टेराकोटा के टॉयज़ वगैरह मिले थे। अब टेराकोटा के टॉयज़ वगैरह क्या चीज़ होते हैं, टेराकोटा क्या चीज़ होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से जो तैयार किए जाते हैं खिलौने, मिट्टी को जब पका दिया जाता है, पकाने के बाद जो खिलौने तैयार किए जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा टॉयज़ वगैरह मिलते हैं। अब टेराकोटा टॉयज़ वगैरह हमें हैरानी किस तरीके से पैदा करते हैं, तो कुछ इस तरह के टॉयज़ मिले थे जिनमें बच्चों के खिलौने थे, जिनमें क्या चीज़, बैलगाड़ियाँ वगैरह मिली थी, ठीक है, बच्चों के खिलौनों में बैलगाड़ियाँ वगैरह मिली थी। अब इससे हमें क्या पता लगता है, अब देखो, ये हैरानी नहीं करता कि हाँ खिलौने मिले तो क्या होगा, ये हमें पता लगता है कि बैलगाड़ियों के शेप के खिलौने वगैरह मिले। इससे हमें ये पता लगता है कि उस समय बैलगाड़ी वगैरह भी एग्जिस्ट करती थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए बैलगाड़ी वगैरह, और हल वगैरह चलाने के लिए खेतों में भी बैलगाड़ी का यूज़ किया जाता होगा, ठीक है। वरना कैसे माइंड में आ सकता है कि हाँ बैलगाड़ी की जैसे ही खिलौने बनाने, जिससे आज के समय में देखते हैं ना हम लोग कि जो बच्चे वगैरह खिलौने खेलते हैं, जैसे छोटे बच्चों के ट्रैक्टर वगैरह आते हैं। अब वो ट्रैक्टर वगैरह कैसे है, क्योंकि बड़े ट्रैक्टर एग्जिस्ट करते हैं ना, इसी वजह से छोटे ट्रैक्टर वगैरह है बच्चों के खेलने के लिए। उसी तरीके से रियल बैलगाड़ी वगैरह एग्जिस्ट करते होंगे ना, तभी तो बच्चों के खेलने के लिए बैलगाड़ी वगैरह बनाई गई थी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं।
इसके अलावा हमें पशुपति सील मिला था। पशुपति यानी कि भगवान जो शिव होते हैं उनके सील वगैरह मिले थे। सील वगैरह क्या चीज़ होते हैं कि जैसे मोहर वगैरह लगाते हैं ना, मोहर वगैरह किसी भी चीज़ पे मोहर वगैरह लगाते हैं, तो उस पर भगवान शिव की क्या तस्वीर छपी होती है, उससे मोहर वगैरह लगाई जाती थी। यानी इससे हमें ये भी चीज़ पता लगता है कि उस समय भी भगवान शिव को माना जाता था। यानी कि आज से 7-8 हज़ार साल पहले भी भगवान शिव जो थे वो मतलब कि लोगों को पता लग चुका था कि भगवान शिव भी होते हैं, यानी भगवान शिव के बारे में पता था उन लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें हैरानी पैदा करती हैं और बहुत सारी चीज़ें उस समय की सभ्यता के लोगों के बारे में बताती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो छानू दारो नामक नाम की जगह थी सिंध में, पाकिस्तान में, यहाँ पे हमें बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली। ठीक है, अभी बीड क्या चीज़ होती है, जो मोती वगैरह होती है ना, ठीक है, मोती वगैरह को जो पिरो के उसके अंदर से धागे वगैरह निकाल के एक माला टाइप से तैयार कर ली जाती है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीड। अब वहाँ पे बीड मेकिंग फैक्ट्री वगैरह मिली कि मतलब मोतियाँ बनाने की फैक्ट्री वगैरह मिली। इससे हमें ये चीज़ पता लगता है कि हाँ उस समय भी फैशन वगैरह जो ट्रेंड में आ चुका था। प्लास्टिक का लिपस्टिक का यूज़ करना पता लगा हमें। ठीक है, ब्लैक लाइनर वगैरह जो आज के समय में करीना कपूर अपने एड वगैरह में दिखाती हैं, आइकॉनिक ब्लैक लाइनर, कंघी वगैरह के भी बारे में हमें पता लगा। इससे हमें ये पता लगता है फैशन वगैरह भी उस समय आ चुका था, यानी कि लोगों को फैशन वगैरह का शौक हो चुका था। ठीक है, इससे हमें ये सारी चीज़ें पता लगती हैं। इसके अलावा रोपड़ नाम की जो जगह है, रोपड़ नाम की जगह पर क्या मिला, बरीड ऑफ डॉग विद अ मैन, मतलब कि एक इंसान के साथ कुत्ते को दफन किया हुआ मिला। इस चीज़ को मैंने ऊपर आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, इससे हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है कि हाँ डॉग जो था वो इंसानों का फेवरेट एनिमल हुआ करता होगा। ठीक है, इसके अलावा जो लोथल नाम की जगह अहमदाबाद गुजरात में आज के समय, वहाँ पे भी बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली। ठीक है, वहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला। अब डॉकयार्ड क्या चीज़ होता है, देखिए डॉकयार्ड का मतलब क्या चीज़ होता है, मैं आपको इसको मैप के ज़रिए समझाता हूँ। डॉकयार्ड का मतलब होता है जहाँ से सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके आया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिसे आज के समय आप पॉट कहते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर गुजरात का मान लो ये वाला पॉट है। ठीक है, अब यहाँ से जो सामान लेके आके एक जगह से क्या या फिर दूसरी कंट्रीज़ में लेके आया जाता था, और दूसरी कंट्रीज से जो भी सामान वगैरह शिप वगैरह आती थी वो यहाँ पे आके ट्रैवल करती थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो डॉकयार्ड भी उस समय देखने को मिले थे। अब इसके अलावा बटन सील वगैरह भी मिले थे, यानी बटन के आकार के जो सील वगैरह होते हैं, ठीक है, थप्पा लगाने के लिए, वो सारी चीज़ें भी मिलती। फायर अल्टार्स भी मिले थे, यानी हवन कुंड जो होता है ना, जिसे कहते हैं आप लोग, जिसमें कई सारी वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह किए जाते, हवन वगैरह कराए जाते, ये सारी भी देखने को मिली थी। इसके अलावा प्रिंटर जार्ड, अर्लियल कल्टीवेशन ऑफ राइस, सेट ऑफ एलिफेंट थीम, जो हाथी के दांत वगैरह के सेट वगैरह भी मिले थे। इससे हमें ये चीज़ पता लगता है कि हाँ जो लोग थे वो हाथी के दांत वगैरह से क्या करते थे, फैशनेबल चीज़ें बनाते थे, अपनी शौक आराम की चीज़ें, जैसे कि कई सारे सबूत मिले थे कि हार वगैरह जो होते थे फैशन के लिए, उसमें हाथी के दांत का इस्तेमाल किया गया था। इससे हमें पता लगता है कि हाँ उस समय भी एक ट्रेंड था अमीर और गरीबी का, मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे वो इस हाथी के दांत वगैरह से महंगे महंगे जो बने आभूषण वगैरह का इस्तेमाल किया करते थे। और राइस के कल्टीवेशन से हमें पता लगता है कि हाँ राइस जो है, यानी राइस की जो खेती थी उस समय होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें लोथल नामक जगह की पता लगता है। अब राजस्थान में एक जगह थी श्री गंगानगरपुर में, श्री गंगानगर में राजस्थान में जो है, वहाँ पे कालीबंगा नाम की जब जगह की एग्जीबिशन किया गया तो वहाँ से हमें क्या पता लगा, वहाँ से हमें कुछ बेक्ड और बर्न ग्लासेस मिले, कुछ चूड़ियाँ वगैरह मिली जो काफ़ी कुछ जली हुई थी और कुछ पकी हुई चूड़ियाँ वगैरह मिली थी। ठीक है, यानी हमें पता लगता है कि हाँ चूड़ियाँ वगैरह भी उस समय आ चुकी थी, यानी वही सेम फैशन वगैरह ट्रेंड में आ चुका था। इसके अलावा हवन कुंड वगैरह मिले थे, शिवलिंग मतलब शिव जी की मूर्ति वगैरह भी मिली थी। इसके अलावा कुछ पोइट्री वगैरह के आर्टिकल्स भी मिले थे। देखो अब पोइट्री वगैरह के आर्टिकल्स मिले, इससे काफ़ी रोचक चीज़ ये पता लगती है, पोइट्री वगैरह के आर्टिकल्स के ऊपर कुछ नक्काशी की गई होती, मतलब डिज़ाइंस वगैरह बने हुए थे। तो इससे फिर से वही चीज़ हमें पता लगती है कि हाँ उस समय क्या चीज़ था, जो हमारे हम कह सकते हैं कला वगैरह आर्ट वगैरह की काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उस समय हो चुकी थी, मतलब उस समय के लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ठीक है, इसके अलावा कैमल वगैरह की जो हड्डियां वगैरह थी वो सारी चीज़ें भी मिली थी। नेक्स्ट हमारे पास ढोलावीरा नाम की एक जगह है। ढोलावीरा नाम की जगह पर क्या चीज़ है, ब्लॉक्स एंड ड्राइवन बाय न्यूड मैन, एक ब्लॉक मिला था जो कि न्यूड मैन यानी नंगे व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता था, मतलब एक खिलौने टाइप का मिला था
और कुछ रिजर्वियर्स वगैरह भी मिले थे। रिजर्वियर मतलब जलाशय वगैरह भी मिले थे जहाँ पर पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ से हमें ये पता लगता है, इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि हाँ, उस समय के जो लोग थे बारिश ना आने पर भी क्या अपने खेतों को आर्टिफिशियल तरीके से पानी वगैरह दिया करते थे। ठीक है, और रॉक कंस्ट्रक्शन के बारे में भी पता लगा था। अब रॉक कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या पता लगा था, वहाँ पे कई सारी ऐसी इमारतें देखने को मिली जो क्या होती, एक जो नॉर्मल घर थे वो तो नॉर्मल ईंटों से बने हुए थे, मगर एक कुछ ऐसी हॉल वगैरह बने हुए थे जो कि काफ़ी पत्थरों की ईंटों से मिले थे और उनकी दीवारें काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी थी। इससे हमें ये पता लगा कि हाँ, उस समय जो भी मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी, सभा वगैरह हुआ करते थे, वो इन हॉल्स में हुआ करते थे और लोग इन हॉल्स में ही जाके बैठते थे। मतलब कि हमें ये पता लगता है, एक तरफ तो नॉर्मल घर थे जहाँ पे नॉर्मल लोगों रहते थे और नॉर्मल पतली पतली दीवारें थी, मगर हॉल वगैरह में स्पेशल टाइप की ईंटों से, पत्थर की ईंटों से वो सारी दीवारें वगैरह तैयार करवाई गई थी। ठीक है, तो इनसे ये भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इनसे कि आखिर वो दीवारों वगैरह में पत्थर की ईंटें वगैरह किस जगह से लेके आते थे, कैसे लेके आते थे, कैसे दीवारों पर चढ़ाते थे, वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी हैरानी पैदा कर देने वाली हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद बनावली नाम की एक जगह मिली थी जो कि हरियाणा फतेहाबाद में है। यहाँ पर टेराकोटा और फिगर ऑफ प्लव भी मिले थे, मतलब जौ वगैरह की खेती के बारे में सबूत हमें मिलते हैं। ठीक है, और टेराकोटा का हल भी मिला था, मतलब कि खिलौने टाइप का हल बना के मिला था, यानी कि ये पता लगता है कि हल वगैरह उस समय में आ चुके थे। और इसी तरीके से लरकाना नाम की डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब में, वहाँ पे जौ की खेती के सबूत वगैरह मिले थे। इसी तरीके से राखी गरी जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे टेराकोटा के टॉयज वगैरह मिले थे, पोइट्री वगैरह मिली थी और कुछ और भी बड़े बड़े साइट्स वगैरह मिले थे। आलमगीरपुर में क्लॉथ के कपड़े वगैरह मिले थे, क्या क्लॉथ के जो टुकड़े वगैरह मिले थे, इससे हमें पता लगता है कि क्लॉथ्स वगैरह उस समय एग्जिस्ट कर चुके थे। कॉटन वगैरह की जो खेती होती है उसके बारे में उस समय के लोगों को पता था। ठीक है, उसके बाद एक सुटका गेंडोर नाम की एक जगह थी जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दास्त रिवर के पास में। वहाँ पे क्या हमें मिला, ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। मतलब मैं आपको इस चीज़ को मैप के ज़रिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बलूचिस्तान है, जो इस समय पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, वहाँ पे क्या ट्रेड पॉइंट वगैरह मिला था। मतलब कि वहाँ पे हमें ये चीज़ पता लगा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान नाम की जो जगह थी, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ से कुछ ट्रेड पॉइंट मिले थे कि यहाँ पे मेसोपोटामिया और बेबीलोन वगैरह से कंट्री से, दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पर आते थे। ठीक है, यहाँ पे सामान वगैरह जैसे यहाँ से लेके आते थे और यहाँ से सीधा भारत के अंदर एंटर कर जाते थे और बिजनेस वगैरह करते थे और वापस से इसी जगह से निकल जाते थे। ठीक है, तो ये सारी सबूत जो हमें मिले हैं वो, ये सारे सबूत हमें सुटका गेंडोर नाम की जगह से मिले हैं। ठीक है, कि यानी हमें दूसरी कंट्रीज से भी भारत के लोग क्या करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, व्यापार वगैरह किया करते थे, इसके बारे में हमें यहाँ पता लगता है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इतनी महान सभ्यता थी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च हुई, इसमें आज भी रिसर्च जारी है और आगे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हमें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आखिर हम बात करते हैं, आखिर ये सारी चीज़ें थी, आखिर ये हड़प्पा सभ्यता का पतन किस वजह से हो गया, आखिर इसके पतन के कारण क्या क्या थे। तो ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं आज के समय में कि हो सकता है कि फॉरेन अटैक हुआ हो, हड़प्पा सभ्यता पर बाहरी आक्रमण हुआ हो, मगर इसका हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिला। और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि फॉरेन अटैक वगैरह अगर हुआ होता तो सिंपल सी बात है, फॉरेन अटैक होने के बाद पूरी सिविलाइजेशन अंदर दफन कैसे हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हैरानी पैदा कर देने वाली है ना, कोई अटैक भी करेगा तो सिविलाइजेशन कैसे दफन हो गई नीचे, तो ये इस थ्योरी को तो रॉन्ग साबित कर दिया गया। दूसरी चीज़ ऐसा माना जाता हो सकता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में फ्लड वगैरह आई हो, किससे, जो सिंधु नदी है और इसकी जो सहायक नदियाँ उसके द्वारा बाढ़ वगैरह आई हो, जिसकी वजह से, बाढ़ की वजह से पूरी जो सिविलाइजेशन है उसका अंत हो गया हो। ठीक है, तीसरी थ्योरी ये कहती है कि सरस्वती जो नदी है उसमें सूखा पड़ गया हो, जिसकी वजह से सभी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो गंगा के मैदानों की तरफ मूव कर गए हों। ठीक है, तो कई सारी थ्योरीज है, मगर हम बस ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, मगर कोई भी पक्का किसी के पास एविडेंस नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है, तो अंत में ऐसा माना जाता है कि 1500 BC में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसका अंत हो गया था। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा चैप्टर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। सो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और इस चैप्टर के जो नोट्स है आप डिस्क्रिप्शन में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।